चलो अभी स्टार्ट करते हैं। पेपर है मई जून 2018 पेपर 2 वेरिएंट 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है चूज फ्रॉम द गैसेस टू आंसर द क्वेश्चंस। ईच गैस कैन बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। सेम हमेशा यही होता है। ठीक है, विच गैस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मार्जरीन। तो मार्जरीन वाला रिएक्शन हमने पढ़ा है जब हम एल्कीन्स को एल्केन्स में कन्वर्ट करते हैं। और वो किस तरह से करते हैं? एल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को खत्म करने के लिए हम लोग जो रिएजेंट यूज करते हैं डेट इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ऐड करवाते हैं, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा और दोनों कार्बन की जो एक एक वैलेंसी फ्री होगी वहाँ पे दो हाइड्रोजन लग जाएंगे। ये रिएक्शन करने के लिए ये भी याद रखना, हाइड्रोजन गैस के साथ हम लोग निकेल एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। इसमें ये निकेल का नाम याद रखना, निकेल भी यूज कर सकते हैं, प्लेटिनियम भी यूज कर सकते हैं। तो कौन सी गैस क्या यूज करेंगे? हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट कह रहा है इज यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। तो देखो फूड प्रिजर्वेटिव के लिए याद रखना हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस यूज करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो बैक्टीरिया को किल करती है। ठीक है, तो जो कैन फूड्स होते हैं हमारे पास, वो कैन फूड्स में सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर डली हुई होती है। जब आप कैन ओपन करते हो उसका तो क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो बाहर निकल जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली एक रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है हमारे पास, ये भी याद रखना। सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये फूड प्रिजर्वेटिव में यूज होती है, फूड को खराब होने से रोकती है। क्या करती है? बैक्टीरिया को मार देती है, बस सिंपल। तो सल्फर डाइऑक्साइड। ऑडियो नहीं आ रही है सफियान। पेपर इज 2018 समर 2018 वेरिएंट 1। अच्छा नेक्स्ट कह रहा है हैज अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स ओनली 8 एटम्स। तो इसके लिए तो आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। आर्गन तो मोनोटॉमिक होता है, सिंगल एटम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। इथेन एल्केन है, C2H6 फॉर्मूला होगा। हाइड्रोजन H2 होता है, मीथेन CH4 होता है। नियॉन अगेन नोबल गैस है, मोनोटॉमिक फॉर्म में होती है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज SO3। तो 8 एटम्स किस फॉर्मूला में है? इथेन में। दिस इज इथेन। नेक्स्ट कह रहा है फॉर्म फ्रॉम बैक्टीरियल डिके और वेजिटेबल मैटर। तो बैक्टीरियल डिके से जो गैस प्रोड्यूस्ड होती है डेट इज मीथेन। मीथेन जो है वो आपका पेट्रोलियम में से भी निकलती है, CH4। ठीक है, इसको ना मार्श गैस भी कहते हैं मीथेन को, तो अक्सर इसका नाम मार्श गैस भी होता है। ये इसका जो यूज है वो कुकिंग फ्यूल, जो हमारे पास घरों में जो गैस आती है जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं, दैट इज बेसिकली मीथेन। सही है। अच्छा, ये जो है वो नेचुरली कैसे प्रोड्यूस्ड होती है? जब वेजिटेबल मैटर डिके करता है। डिके क्या होता है? बैक्टीरियल एक्शन। बैक्टीरिया जब किसी भी डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था जो डेड हो गया, जैसे प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल बॉडी भी हो सकती है, कोई भी, तो बैक्टीरिया उन पर डिकम्पोज करता है। तो वो एज अ रिजल्ट बाय प्रोडक्ट में मीथेन गैस प्रोड्यूस्ड होती है। मीथेन जो है एक पोल्यूटेंट भी है, इसको हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस का क्या मतलब है कि मीथेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो ये क्वेश्चंस भी मीथेन के बारे में अक्सर पूछता रहा है, तो ये सारी बातें भी याद रखना। तो ये मीथेन है। सही है। अच्छा, इट इज फॉर्म्ड इन फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक में एयर एंड एटमॉस्फेयर के हैंडआउट देखोगे तो स्मोक जो बन रही होती है जमीन के पास, तो उसमें क्या होता है? ओजोन, अगर गैस जमीन के सरफेस, देखो ओजोन जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, वहां पे उसका काम क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होती हैं उनमें से अच्छी खासी रेडिएशंस जो सन से आ रही होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वहां पे तो ओजोन का काम है टू एब्जॉर्ब रेडिएशंस। लेकिन जमीन के पास ओजोन का कोई काम नहीं है। तो जमीन के पास जो ओजोन होती है वो बेसिकली आपके पास जब ओजोन और डिफरेंट तरह की अदर पोल्यूटेंट गैसेस और जो स्मोक होता है, ये सब जब ह्यूमिडिटी, जब मॉइस्चर जो पानी में होता है उसके साथ जब मिक्स हो जाती है तो ये फोटोकेमिकल स्मोक बना लेता है। स्मोक जो आपका क्या कहते हैं, स्मोक प्लस फॉग। ठीक है, जो सुबह के वक्त फॉग होती है ना, मॉइस्चर होता है पानी में, वो एयर में जो मॉइस्चर होता है उसको फॉग कहते हैं।
जब स्मोक, ओजोन और ये फॉग मिक्स कंबाइन हो जाता है तो वो स्मॉग बन जाता है। स्मॉग जो है वो स्टैग्नेंट रहता है एयर में, जिसकी वजह से बहुत सारी ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होती हैं, लंग डिजीजेज होती हैं। ठीक है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो इनमें से गैस है वो ओजोन है। उसके बाद वो कह रहा है कंप्लीटली कंबस्ट टू फॉर्म अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, कंप्लीट कंबस्ट टू फॉर्म ओनली अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इसका क्या मतलब है कि वो गैस जो कि कंप्लीट कंबशन की वजह से बनती है और क्या कहते हैं लाइम वाटर मिल्की कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ये थोड़ी सी स्टेटमेंट जो है ना उसने ट्रिकी लिखी हुई है, कंप्लीटली कंबस्ट टू फॉर्म ओनली अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इसका आंसर बताओ जरा, देखते हैं कौन सी बता रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड। और सही आंसर बताओ। देखो अब गौर से देखो, सिर्फ स्टेटमेंट में फंसाया है उसने। कह रहा है कंप्लीटली कंबस्ट हो रही है टू फॉर्म ओनली अ गैस, मतलब एक गैस बनेगी। तो वो कंबस्ट हो रही है ना, तो इसमें से कंबशन किस किस की होती है? एल्केन्स की, एल्कीन्स की। तो आप मीथेन ले सकते हो, इथेन ले सकते हो। आप कहोगे कि भाई जब मीथेन कंप्लीटली कंबस्ट होता है तो ऑक्सीजन के साथ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और अगर इथेन की कंप्लीट कंबशन होगी तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये तो, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लाइम वाटर मिल्की करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसने कहा हुआ है कि कंबस्ट टू फॉर्म ओनली अ गैस, मतलब वाटर तो बन नहीं रहा है इसमें। ठीक है, ये कंफर्म है कि कंबशन के वक्त सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, दैट्स इट। लेकिन मीथेन और इथेन को अगर कंप्लीट कंबशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी बनता है। तो ऐसी कौन सी गैस है जिसको अगर हम कंप्लीटली कंबस्ट करवा दें आगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी? तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड को फर्दर कंबशन करवाओगे, कंप्लीट कंबशन उसकी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी और वो लाइम वाटर मिल्की करती है। तो कौन सी गैस है जो कि कंप्लीट कंबशन होने पे कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है? मीथेन और इथेन गैसेज हैं, कंबशन भी होती है, कंप्लीट कंबशन पे वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी तो बनाता है। वो कह रहा है कि टू फॉर्म ओनली अ गैस, सिर्फ एक चीज बन रही है, वो एक गैस है। तो यहाँ पे इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ आई बात? बट इट इज कम्प्लीटली कंबस्ट, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की फर्दर कंबशन करो, कैटालिटिक कन्वर्टर में जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड बना है? अगर मीथेन और इथेन होता तो भाई उसके साथ फिर वाटर भी तो बन रहा होता। लेकिन वो कह रहे हैं कि कंप्लीट कंबस्ट होने पे टू फॉर्म ओनली अ गैस, मतलब जो चीज बनी है वो सिर्फ एक गैस बनी है, तो वाटर तो इसमें आ ही नहीं रहा, इसलिए मीथेन और इथेन रूल आउट करना पड़ेगा। सुफियान देखते हैं ऑनलाइन वर्कशॉप का, बताता हूँ मैं। देखो बी वाला पार्ट आपको मिलेगा कॉन्टेक्ट प्रोसेस में, सल्फ्यूरिक एसिड वाले चैप्टर में। कॉन्टेक्ट प्रोसेस इसमें पढ़ा है ना, अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड वाले चैप्टर में। तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड वाले हैंडआउट में से मिलेगा आपको। ई वाला एयर एंड एटमॉस्फेयर के हैंडआउट में से मिलेगा। ए जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एल्केन्स है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। पार्ट एफ समझ आया ना सबको? तो थोड़ा सा देखो ध्यान से करना पड़ता है, वो जानबूझ के एक क्वेश्चन उसने एक मार्क फंसाया है, बाकी तो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए हुए थे। नेक्स्ट कह रहे थे एलिमेंट्स इन ग्रुप 7 ऑफ द periodic table are called halogens. Explain why the elements in group 7 have similar chemical properties. तो देखो अगर किसी, जितने भी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना, अगर ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की बात, तो आपस में सबकी सेम केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उसका रीजन क्या होता है? बिकॉज दे आर एबल टू लूज वन इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी सबकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, बिकॉज दे ऑल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स।
इसी तरह ग्रुप 5 के जो एलिमेंट्स होंगे उन सबकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है बिकॉज दे ऑल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली ग्रुप 6 के एलिमेंट्स की बात करो तो दे ऑल हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं क्योंकि इनके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं सबके ग्रुप 7 के एलिमेंट्स के, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज वो सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर किसी दो एटम्स के नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनकी केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं। दे हैव 7 electrons in their outer shells। सही है। ग्रुप 7 को हम हेलोजेंस भी कहते हैं। मैंने सॉल्ट की वीडियो भेज दी थी राइन, चेक करो ग्रुप पे आ गई है। ग्रुप 7 में हमारे पास पहला एलिमेंट है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन Cl2 वो भी गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। फिर ब्रोमीन है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। फिर आयोडीन है, आयोडीन जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो क्या मतलब है डाउन द ग्रुप, अगर हम बात देखें इनको तो डाउन द ग्रुप इनकी स्टेट गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। तो डाउन द ग्रुप उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि जो इनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो इंक्रीज हो रही है। दो फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी वो वीक होंगी। दो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी। इसी तरह दो ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी, जिस वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। एमआर इनका डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होती है। ये इस सवाल में पता नहीं मुझे आगे पूछा है नहीं पूछा, लेकिन ये अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। फ्लोरीन जो होती है वो आपकी जो है गैस होती है रूम टेम्परेचर पे। क्लोरीन जो होती है वो भी गैस होती है रूम टेम्परेचर पे। और ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। सही है। अच्छा, साथ में इनके जो है ना कलर्स भी पूछता है कि फ्लोरीन गैस का क्या कलर होगा। तो फ्लोरीन गैस का कलर होता है पेल येलो। इसको हम येलोइश ग्रीन भी कहते हैं। सिमिलरली क्लोरीन गैस जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है। ब्रोमीन जो होता है वो रेड ब्राउन लिक्विड होता है। रेड ब्राउन भी कहता है उसको वो, अक्सर सिर्फ ब्राउन भी कहता है, कभी कभार रेड ब्राउन दोनों कहता है। सही है। अच्छा, ब्रोमीन के कलर्स याद रखना भाई, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में या तो ब्राउन कलर लिखा हुआ होता है या फिर रेड ब्राउन कलर लिखा हुआ होता है। इसी तरह ब्रोमीन को अगर हीट करो तो ब्रोमीन के लिक्विड से वो गैस फेस में जब कन्वर्ट होता है तो वो उसको ब्राउन कलर्ड गैस कहते हैं, ब्राउन फ्यूम्स या ब्राउन गैस या रेड ब्राउन गैस भी कह रहा होता है। लेकिन जब ब्रोमीन को पानी में डिसॉल्व करते हैं ना तो एक्वस ब्रोमीन बन जाता है, जिसको हम ब्रोमीन वाटर भी कहते हैं। तो टेस्ट फॉर एल्कीन्स के लिए भी यूज होता है। दिस इज आल्सो नोन एज ब्रोमीन वाटर, एक्वस ब्रोमीन। और वो पानी में डिसॉल्व होने के बाद पानी का कलर जो है ना वो उसका कलर देखो, अब दो कलर्स दिखता है, वो रेड ब्राउन कलर भी दिखता है, मतलब ये लाइट रेड ब्राउन कलर का होता है जो कि ना ऑरेंज जैसा भी दिख रहा होता है, तो वो ऑरेंज कलर भी दिखता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ऑरेंज भी लिखा हुआ होता है कभी कभार, रेड ब्राउन भी लिखा हुआ होता है, तो दोनों कलर्स आपको मिल सकते हैं। अतः आप ये कह सकते हो कि डाउन द ग्रुप इनकी वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं। और ये कौन से चैट, देखो यार चैट फ्लड ना करो प्लीज, एक बार आपने मैसेज भेज दिया मैं पढ़ लूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। देखो ये हमारे पास कौन से चैप्टर में, पीरियोडिक टेबल में, हैलोजेंस ग्रुप 7। अच्छा, अगर हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो फ्लोरीन रिएक्ट्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, मतलब रिड्यूस होते हैं ये। और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्लोराइड आयन बनाएगा। ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन गेन करके ब्रोमाइड आयन बनाएगा। आयोडीन इलेक्ट्रॉन गेन करके आयोडाइड आयन बनाएगा। इनमें से सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है? फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा है, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करता है। याद रखने वाली क्या बात है इसमें कि जो फ्लोरीन है वो मोस्ट रिएक्टिव है,
इन सब में से फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और लीस्ट रिएक्टिव कौन सी है? आयोडीन। सही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है डाउन द ग्रुप 7, तो डाउन द ग्रुप 7 रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस डिक्रीजेस। द मोस्ट रिएक्टिव इज फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, एंड लीस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल इज आयोडीन। और इनका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है, जैसे मेटल्स का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस एक्टिव मेटल, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस भी होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है पोटेशियम आयोडाइड का, इसमें आयोडाइड आयंस है। अगर इसमें मैं ब्रोमीन गैस या ब्रोमीन लिक्विड डालूंगा तो क्या होगा कि ब्रोमीन कहता है कि मुझे रिड्यूस्ड होना है, मुझे इलेक्ट्रॉन गेन करना है, मैं आयोडाइड आयन से ज्यादा रिएक्टिव हूँ, तो ये आयोडीन क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करके बैठा हुआ है? इसकी ईगो हर्ट हो जाती है, तो ये क्या करता है, जाके आयोडाइड आयन से इलेक्ट्रॉन छीन के खुद गेन कर लेता है, और खुद जो है वो ब्रोमाइड आयन बन जाएगा, पोटेशियम के साथ जुड़ जाएगा, तो पोटेशियम आयन और ब्रोमाइड आयन। और आयोडाइड आयन से इलेक्ट्रॉन जब वो छीन लेता है तो आयोडाइड आयन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब जो आयोडाइड आयन है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपने और ब्रोमीन को दे देगा, देने पड़ेंगे उसको क्योंकि ब्रोमीन जो है वो मोर रिएक्टिव है। इसी तरह जो ब्रोमीन गैस या लिक्विड अगर तुमने लिया है तो वो इलेक्ट्रॉन इस आयोडाइड ने जो इलेक्ट्रॉन लूज करे वो गेन करके ब्रोमाइड आयन बना लेगा। तो देखो हुआ क्या कि हमारे पास जो आयोडाइड आयन है वो हो गए ऑक्सीडाइज, और जो ब्रोमीन है वो हो गया रिड्यूस्ड। तो जो मोर रिएक्टिव हेलोजन होता है ना वो रिड्यूस होना पसंद करता है, मोर रिएक्टिव हेलोजन रिड्यूसेस। और अगर उसके सामने कोई लेस रिएक्टिव हेलोजन आके खड़ा हो जाएगा तो फिर उसको मजबूरन ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। लेस रिएक्टिव हेलोजन ऑक्सीडाइजेस। मेटल्स में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। तो अगर मोर रिएक्टिव हेलोजन ब्रोमीन जैसे आपने एलिमेंटल फॉर्म में डाला है और आयनिक फॉर्म में आपके पास लेस रिएक्टिव हेलोजन है, तो मोर रिएक्टिव हेलोजन डिस्प्लेस करवा देगा लेस रिएक्टिव हेलोजन को, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर यही काम मैं पोटेशियम ब्रोमाइड के अंदर आयोडीन डालता तो आयोडीन जो है वो जाके ब्रोमीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आयोडीन लेस एक्टिव है देन ब्रोमीन, वो ग्रुप में नीचे है, और जो ग्रुप में नीचे होता है वो लेस एक्टिव होता है। तो ये बात याद रखनी है इसमें। और जो क्वेश्चन बने होगा हेलोजन का, वो तो इसमें ये बात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को वो कहीं ना कहीं जरूर पूछ लेता है, और फिर कलर्स भी पूछ लेता है इनके। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रोमीन का कलर दिख रहा होगा रेड ब्राउन, लेकिन जब ब्रोमीन खत्म हो गया, ब्रोमाइड आयन बन गया, तो कलर जो है वो कलरलेस हो जाएगा। अब आयोडीन बनाए, आयोडीन के भी कलर्स याद रखना है। देखो आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है ब्लैक कलर का, आयोडीन के बड़े इंटरेस्टिंग कलर्स हैं। ब्लैक कलर का होता है सॉलिड फॉर्म में। आयोडीन को हीट करो तो वो डायरेक्टली सब्लाइम हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है। और जो आयोडीन वेपर्स होते हैं उनका कलर होता है पर्पल, पर्पल कलर भी लिखा होता है या वायलेट कलर भी लिखा हुआ होता है, वायोलेट या पर्पल। और अगर आयोडीन को आप पानी में डिजोल्व करो यानी एक्वस आयोडीन, तो वो पानी के कलर को कर देता है डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन या ब्राउन भी लिखा हुआ होता है। जैसे पायोडीन होता है ना, जब चोट लग जाती है पायोडीन लगाते हैं तो उसमें बेसिकली आयोडीन होता है। ना मोर रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन मोर रिएक्टिव हेलोजन जो होता है ना वो रिड्यूस होता है, वो मेटल्स में मोर रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडाइजेस, मोर रिएक्टिव हेलोजन रिड्यूसेस। देखो फ्लोरीन मोर रिएक्टिव है, वो रिड्यूस होते हैं ना, ये तो होते ही रिड्यूस है। लेकिन जब दो हेलोजेंस आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे तो उनकी लड़ाई होगी, तो उसमें से कौन रिड्यूस होगा? जो मोर रिएक्टिव होगा, मतलब जो ग्रुप में ऊपर होगा। कलरलेस देखो हेलोजन से कलर प्रोडक्ट टेबल में ही आएंगे, हेलोजन के चैप्टर में ही आएंगे। प्रोडक्ट टेबल का हैंड आउट पढ़ लो, सब लिखा हुआ है उसमें। अगर आयोडीन ब्रोमीन को रिमूव ही नहीं कर सकता तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा ना, तो बाबा रिएक्शन ही नहीं होना है, तो नो रिएक्शन, आगे कोई प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं।
क्लोरीन गैस का कलर होता है ग्रीन, और जब क्लोरीन को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ग्रीन कलर आएगा फॉर अ टाइम बिंग, लेकिन क्लोरीन गैस जो है ना पानी में डिसॉल्व होती नहीं, निकल जाती है बाहर, मुश्किल से डिसॉल्व होती है। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ये सारी नॉलेज है जो कि आपका ग्रुप 7 की जितना मैंने बताया ना, बस इतना ही है ग्रुप 7 में। तो अगर ये पता है ग्रुप 7 के बारे में, अब अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, और सेकेंडली प्रोडक्ट टेबल का हैंडआउट पढ़ लो जाके। और अगर लेक्चर देखना गूगल क्लासरूम से तो लेक्चर देख लो, वरना लेक्चर देखने की भी जरूरत नहीं है, जितना मैंने बताया ग्रुप 7 यहाँ पे कवर हो जाता है आपका। क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे सारे। अभी क्वेश्चन करते हैं ना, देखते हैं उसमें क्या पूछा है उसने। ये हैंडआउट ग्रुप पे भेजे थे ना, मैसेज कर देना, दोबारा भेज दूंगा। अच्छा, इसमें कह रहा है अ रिडॉक्स रिएक्शन हैपेंस। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है कि एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, एक चीज रिड्यूस्ड हो रही है। A redox reaction happens when chlorine gas is bubbled through a aqueous potassium iodide. अब पोटेशियम, इसने आयनिक इक्वेशन लिखी हुई है देखो, वरना पोटेशियम आयोडाइड तो ये होगा ना, पोटेशियम और आयोडाइड आइन। क्लोरीन मोर रिएक्टिव है आयोडाइड आइन से, क्यों? क्योंकि वो ग्रुप में ऊपर है आयोडीन से। तो क्लोरीन क्या करेगा, आयोडीन को हटा के उसकी जगह पे लग जाएगा, और आयोडाइड आइन को वो ऑक्सीडाइज करा देगा आयोडीन में। अभी बताया ना कि जो लेस रिएक्टिव हैलोजन है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्लोरीन क्या होगा, मोर रिएक्टिव है, और मोर रिएक्टिव क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। क्लोरीन एलिमेंटल स्टेट से -1 चार्ज बन रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और आयोडाइड आइन आयोडीन बना रहा है, मतलब -1 चार्ज से 0 आ रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो आपका आयोडाइड आइन है, आयोडीन जो है वो लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव को क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। तो ये बना ना रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। क्लोरीन गैस का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, जब क्लोरीन गैस ही नहीं रहेगी तो उसका कलर भी खत्म हो जाएगा। ये जो हमने पोटेशियम आयोडाइड लिया हुआ है ना, ये एक्वस फॉर्म में लिया हुआ है, तभी तो आयंस इसके निकलेंगे बाहर आयनिक इक्वेशन में। तो जो आयोडीन बन रहा है वो भी देखो एक्वस फॉर्म में बन रहा है, मतलब पानी में डिजोल्व आयोडीन। जब पानी में आयोडीन डिजोल्व होगी तो उसका कलर क्या देगी पानी को, वो ब्राउन। क्लोरीन गैस जब पानी में डिजोल्व होती है तो वो ग्रीन कलर की होती है, और आयोडीन जब पानी में डिजोल्व होता है तो पानी के कलर को ब्राउन कर देता है। तो वो आपसे पूछ रहा है डिस्क्राइब व्हाट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन। कलर ऑफ सोल्यूशन बिकम्स ब्राउन भी लिख सकते हो, डार्क ब्राउन भी लिख सकते हो, ठीक है। आयनिक इक्वेशन देखो, आई थिंक अभी लास्ट हम जो पेपर कर रहे थे ना, तो उसमें हमने आयनिक इक्वेशन बनाना सीख ली थी पेपर करते करते। तो वो जो अगर आप पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो उसमें भी मिल जाएगा आपको, वरना मैं आपको बता देता हूँ, आपको आयनिक इक्वेशन मिलेगी गूगल क्लासरूम में एसिड एंड बेसिस के चैप्टर में, आयनिक इक्वेशन का लिखा हुआ होगा बकायदा टॉपिक। अगर नहीं है तो फिर मैं देख के देता हूँ, उसको रिमाइंड करवा देना। यूज द इक्वेशन टू एक्सप्लेन दैट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, आयोडाइड आइन। आयोडाइड जब भी देखो वो कहता है कि ऑक्सीडेशन के बारे में लिखो या रिडक्शन के बारे में लिखो, तो हम गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में लिखेंगे। तो आयोडाइड आइन हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। देखो, ग्रीन येलो से ब्राउन इसलिए पता है क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि क्लोरीन गैस है, उसको आपने बबल करवाया है सोल्यूशन में, पहले से क्लोरीन गैस थी नहीं। हाँ, क्लोरीन गैस जो होती है ना, अगर बहुत सारी क्लोरीन गैस एक जगह पे साथ हो ना तो ग्रीन कलर की दिखती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्लोरीन गैस पानी में डिजोल्व नहीं हो रही है, वो रिएक्ट कर जाएगी जैसे अंदर डालोगे, तो वो डिजोल्व नहीं होती, तो पानी के कलर को ग्रीन बनाती नहीं है, ठीक है, वो कलरलेस ही रहती है पानी का। इसलिए हमने डायरेक्ट सोल्यूशन का कलर जो फाइनल कलर है वो बताया ब्राउन। अगर आगे कह रहा है यूज द इक्वेशन टू एक्सप्लेन द रिडक्शन टेक्स प्लेस। अब रिड्यूस कौन हुआ है, क्लोरीन रिड्यूस हुआ है। क्लोरीन ने क्या करा है, Cl2 हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन,
नेक्स्ट कह रहा है डिस्क्राइब अ टेस्ट फॉर क्लोरीन गैस। तो जो टेस्ट फॉर कैटाइंस और एनाइंस का टेबल है उसमें टेस्ट फॉर गैसेस भी हैं, जिसमें क्लोरीन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, इन सारी गैसेस के टेस्ट लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन का भी है, ऑक्सीजन का भी है। तो ये क्या करता है, हम अगर डैम लिटमस पेपर क्लोरीन गैस के साथ टच करेंगे, डैम मतलब गीला करके, अब लिटमस पेपर चाहे रेड ले लो चाहे ब्लू ले लो, डजेंट मैटर, आप सिर्फ डैम लिटमस पेपर लिख दो, चाहे वो रेड हो चाहे वो ब्लू हो, तो क्या होता है उसका कलर उड़ जाता है, फेड हो जाता है या ब्लीच हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, अगर लिटमस का कलर ब्लीच हो रहा है, लिटमस पेपर ब्लीचेस, कलर अगर उसका उड़ जाएगा, वो व्हाइट कलर का हो जाएगा, तो इट मीन्स के क्लोरीन गैस है। चलें आगे। आगे कह रहा है क्लोरीन रिएक्ट्स विद आयरन टू फॉर्म आयरन 3 क्लोराइड इन अ क्लोज्ड कंटेनर। The pressure of the chlorine is increased. Describe and explain what happens to the rate of this reaction. तो जब आप क्लोरीन गैस को रिएक्ट करवा रहे हो आयरन के साथ, तो कह रहा है आयरन 3 क्लोराइड बन रहा है। आयरन 3 क्लोराइड मतलब FeCl3, क्योंकि आयरन 3 इज आयरन 3 पॉजिटिव, क्लोराइड -1, ये बना FeCl3। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वन ऑफ द रिएक्टेंट इज गैस ना, जब प्रेशर इंक्रीज करते हो तो गैस पार्टिकल्स मूव क्लोजर टुगेदर और उनका चांसेस ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाता है, हेंस रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस। चांसेस ऑफ कोलिजन कह दो या फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन कह दो, इंक्रीजिंग प्रेशर increases rate of a reaction because gas particles move closer together and frequency of collision increases। नहीं, इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है। और हमें कैसे पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है या नहीं, कुछ बात बोला तो नहीं है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, और रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट से तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर्स डिफरेंट हैं, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के फैक्टर्स डिफरेंट हैं। कॉमन फैक्टर्स हैं कुछ, इक्विलिब्रियम के 3 फैक्टर्स हैं, प्रेशर, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन के 5 फैक्टर्स हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया एंड कैटलिस्ट। तो रेट अलग है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अलग है। सही है, पार्ट भी देख लो जल्दी सुफियान। देखो बी के पार्ट 1 में क्या बात हुई थी कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, तो क्या करेगा, क्लोरीन खुद जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और आयोडाइड को वो ऑक्सीडाइज करा देगा इनटू आयोडीन। अब आयोडीन पानी में, जब पानी तो है ना यहाँ पे, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस लिया हुआ है आपने, एक्वस आयोडीन लिखा हुआ है, तो आयोडीन जब पानी में डिसॉल्व होता है तो पानी का कलर ब्राउन होता है, इसलिए ऑब्जर्व क्या करोगे आप, सोल्यूशन का कलर ब्राउन हो जाएगा। लतीफ देखो, इसके बारे में पहले भी बात हुई है कि अगर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्क्राइब करोगे तो मार्किंग की में वो नहीं करता। वैसे सही तरीका वही होता है कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो, लेकिन वो ओ लेवल की मार्किंग की में नहीं कर रहा होता। देखो हुआ ऐसा था कुछ साल पहले, इन्होंने जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सॉल्व करना सिलेबस से निकाल दिया था। तो पुराने वाले पेपर्स में आपको वो ऑक्सीडेशन स्टेट से आंसर मिल जाएंगे, जो रीसेंट पेपर्स है उसमें लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में आपने आंसर लिखना है। तो अब आप आंसर जो है ना लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में ही लिखोगे।
हाँ, लेकिन पहले वो आयोडाइड आइन है ना, अब जो है वो आयोडीन बना है, I2 बना है। तो आयोडाइड आइन जो है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ कलरलेस होता है, लेकिन जब वो आयोडीन बना है तो एक्वस आयोडीन, पहले भी वो पोटेशियम आयोडाइड एक्वस था, जब आयोडीन एक्वस फॉर्म में I2 बने तो वो पानी में डिसॉल्व होकर उसका कलर ब्राउन करा देते। आगे कह रहा है आयरन 3 क्लोराइड कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर सम रिएक्शंस, एक्सप्लेन हाउ अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन। एवरीवन नोस कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ अ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। कैटलिस्ट जो है हमारा, इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन by providing an alternative path to the reaction. Catalyst decreases the activation energy of a reaction by providing an alternative path to the reaction. So more particles have energies greater than activation energy. तो एक्टिवेशन एनर्जी को ही रिएक्शन की कम करवा देता है। तो जिन पार्टिकल्स के पास पहले एक्टिवेशन एनर्जी नहीं भी थी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है, तो वो वाले पार्टिकल्स जिनके पास पहले एक्टिवेशन एनर्जी से कम एनर्जी थी, अब उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। मतलब पार्टिकल्स की एनर्जी नहीं बढ़ी है, जो बैरियर है वो छोटा कर दिया। देखो कैटलिस्ट डिक्रीजेस दी एक्टिवेशन, देखो अगर आप ये लिखते हो ना कि बाय लोवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड फॉर द पार्टिकल एंड प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव पाथ, ये बात सही है। कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन। देखो इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन का उसने तो आपसे पूछे, मार्क्स थोड़ी देगा, उसने क्वेश्चन में खुद ही बता दिया ना, एक्सप्लेन हाउ अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो दूसरा पॉइंट आपने ये लिखना है कि बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव पाथ टू द रिएक्शन। अगर आप ये देखो, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन है, ठीक है। उसने बोला है डिस्क्राइब, तो उसने खुद ही कर दिया ना कि कैटलिस्ट इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को, क्यों कर रहा है उसका रीजन बताना है 2 मार्क्स के लिए। 2 वैलिड पॉइंट्स क्या है, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बाय प्रोवाइडिंग द अल्टरनेटिव पार्ट टू द रिएक्शन विद अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड इज अ सॉल्युबल सॉल्ट एंड बेरियम सल्फेट इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम ग्रुप 2 का है, क्लोरीन ग्रुप 7 का। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 होता है, बेरियम सल्फेट का BaSO4 होता है। Barium sulfate can be prepared by the reaction between aqueous barium chloride and dilute sulfuric acid. Barium chloride aqueous मतलब पानी में डिसॉल्व soluble salt है, और सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड तो सारे पानी में आयनाइज हुए होते हैं, एक्वस होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, बेरियम जाके हाइड्रोजन को हटाएगा और उसकी जगह पे लग जाएगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा। बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो वो सॉलिड फॉर्म में बनेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में, और बाकी हाइड्रोजन को फिर मजबूरन क्लोरीन के साथ लगना पड़ेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा एक्वस फॉर्म। तो इसमें से सिर्फ एक ही इनसॉल्युबल चीज तुम्हें मिलेगी जो कि बेरियम सल्फेट है। उसको सेपरेट कैसे करवाओगे, फिल्ट्रेशन कर दोगे। फिल्ट्रेशन करके जो आपके पास रेजिड्यू आएगा वो बेरियम सल्फेट का होगा, और फिर उसको वॉश कर लेना डिस्टिल वाटर से बस, और फिर उसको ड्राई कर लेना। Describe the preparation of a pure dry sample of barium sulfate from aqueous barium chloride and dilute sulfuric acid. इसमें हमें ये टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है कि हम लोग एक्सिस में क्या डालेंगे, क्योंकि हमें जो निकालना है वो बेरियम सल्फेट सॉल्ट है जो कि प्रेसिपिटेट में, ना ही हमें इसमें इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन करवानी है। इवेपोरेशन तो तब करवाते हैं ना जब सॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं। बेरियम सल्फेट तो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए इवेपोरेशन नहीं करवाते हैं। वो देख लो, सॉल्ट प्रिपरेशन की वीडियो सारे डिस्कस किए हुए हैं उसमें। देखो आपने कुछ नहीं करना, एक बीकर में आपने बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन और
बेरियम सल्फेट, अच्छा बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। तो अगर इनमें से कोई एक रिएक्टेंट बचा हुआ भी रह गया है तो कोई बात नहीं, वो भी सॉल्युबल है। जो प्रोडक्ट बना है वो भी सारे वो भी सॉल्युबल है। दूसरा प्रोडक्ट HCl से बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू मिक्स द टू सॉल्यूशंस टुगेदर, मिक्स द टू सॉल्यूशंस and filter out the insoluble barium sulfate। ठीक है, वॉश द रेजिड्यू, रेजिड्यू क्या है, रेजिड्यू तो आपका बेरियम सल्फेट है। वॉश द रेजिड्यू विद डिस्टिल वाटर, इसको डिस्टिल वाटर के साथ वॉश कर सकते हैं क्योंकि ये दोबारा डिसॉल्व नहीं होगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट है ना। सॉल्युबल सॉल्ट को डिस्टिल वाटर के साथ वॉश नहीं करते हैं। वॉश विद डिस्टिल वाटर एंड ड्राइड, अब इसको अवन में ड्राई कर लो, ड्राइड इन अवन, एयर में रख दो, खुद ही ड्राई हो जाएगा। फिल्टर पेपर पे रख दो, नए फिल्टर पेपर पे, खुद ही पानी एब्जॉर्ब कर लेगा उसको। ठीक है, अवन में भी कर सकते हो, विंडो सिल पे भी कर सकते हो, बहुत सारे मेथड हैं ड्राई करने के, कोई एक याद रखो, बस एक ही लिख दिया करो। ठीक है जी, आर बिल्कुल सही। राइट दी आयनिक इक्वेशन इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल फॉर दिस रिएक्शन। देखो आपको ये आयनिक इक्वेशन पूछ रहा था तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आयनिक इक्वेशन कैसे बनती है। हमें बनाना भी आनी चाहिए आयनिक इक्वेशन, और इस रिएक्शन को देख के ना डायरेक्टली भी हम बना सकते हैं। जैसे ये इक्वेशन है ना, मेन इक्वेशन ये है, बेरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में सॉल्युबल सॉल्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फॉर्म में आयनाइज हुआ होगा, बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है और HCl सॉल्युबल है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन है इसको बैलेंस करना पड़ता है। और अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो HCl के साथ आपको 2 मोल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, फिर जाके ये इक्वेशन बैलेंस होगी। उसके बाद देखो, जो चीज एक्वस फॉर्म में होती है ना उसको तो आयनाइज कर दो। तो बेरियम क्लोराइड आयनाइज होगा टू फॉर्म Ba2 पॉजिटिव आयन, और क्लोराइड आयन आयनाइज होगा टू फॉर्म Cl-1 आयन। फॉर्मूले में Cl2 है तो क्लोरीन के साथ 2 आएगा, 2 मोल्स। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज होगा तो 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन बनेगा और 1 मोल ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयन बनेगा। राइट हैंड साइड पे जो बेरियम सल्फेट जो इनसॉल्युबल चीज है वो तो आयनाइज नहीं होती ना, तभी तो वो इनसॉल्युबल है, तो ऐसे ही रहेगा। और HCl एसिड है, एसिड ऑलवेज आयनाइज, तो 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन बनेगा, 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन बनेगा। फिर हम करते क्या है, जो इक्वेशन के लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे सेम आयन्स हैं उनको सर्किल करते हैं, जिनको हम स्पेक्टेटर आयन्स कहते हैं। जैसे H पॉजिटिव आयन 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन, 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन, 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। जो चीज बची है उसको हम रिएक्टेंट साइड पे Ba2 पॉजिटिव आयन बचा है और SO4 2 नेगेटिव आयन बचा है, और राइट हैंड साइड पे BaSO4 बचा है। बेरियम सल्फेट की स्टेट सिंबल सॉलिड होगी, जो आयन्स होते हैं उनकी स्टेट सिंबल हमेशा एक्वस होती है। तो ये बन गई आयनिक इक्वेशन। लेकिन देखो इसकी आयनिक इक्वेशन बनाने के लिए ना हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे। हमें पता है कि जो इनसॉल्युबल सॉल्ट बना है वो बेरियम सल्फेट बना है। उस बेरियम सल्फेट के जो आयन्स होते हैं ना बेरियम सल्फेट के फॉर्मूला में, बस वो लिख दो लेफ्ट हैंड साइड पे, बेरियम 2 पॉजिटिव क्योंकि ग्रुप 2 का है, और सल्फेट तो पॉलीएटॉमिक आयन है, हमें याद रखना है उसका सिंबल, उसका फॉर्मूला और उसका साइन। और क्योंकि ये दोनों आयन्स है तो इनकी स्टेट सिंबल एक्वस होगी। तो अगर ये सारा काम ना भी करो तो इतना तुम्हें समझ आना चाहिए कि जो तुम्हारा सॉल्ट है वो इनसॉल्युबल है, तो राइट हैंड साइड पे वो इनसॉल्युबल सॉल्ट आएगा, वो आयनाइज नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे उसके आयन्स आ जाएंगे। बस दैट्स इट, बन गई आयनिक इक्वेशन। So this is the ionic equation for that reaction. नहीं, SO4 को हम लोग SO4 ही लिखेंगे ना, 4SO क्यों लिखेंगे, सल्फेट है ना, सल्फेट का फॉर्मूला SO4 2 नेगेटिव होता है। 4SO4 का मतलब ये 4 जो है वो उसका क्या कहते हैं फॉर्मूला वाला नहीं है। देखो अगर ये एल्यूमिनियम सल्फेट होता ना, फॉर्मूला मेकिंग यार, फॉर्मूला मेकिंग जो है ना सेकंड चैप्टर में ही हमें पक्की करनी होती है हर हाल में। देखो अगर एल्यूमिनियम सल्फेट होता तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, Al2SO4। अब इस SO4 के साथ 3 आ रहा है। देखो अब ये आयनाइज होगा ना तो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन बनेंगे इसमें से, और सल्फेट आयन के 3 मोल बनेंगे। तो ये जो SO4 है ना ये पूरा एक यूनिट है,
इसका ऑक्सीजन का 4 अलग नहीं करो, वो SO4 के साथ ही है। भाई देखो जगह आने, आपके पास ब्लैंक पेजेस भी दिए हुए होते हैं, जगह तो बहुत होती है पेपर में, जगह की टेंशन नहीं है, लेकिन वहां पे इतनी बड़ी वर्किंग करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर करनी भी पड़े तुम्हें वर्किंग, तो जगह तो बहुत होती है। आप पेज के पीछे 2-3 ब्लैंक पेजेस भी दिए हुए होते हैं पेपर में, बीच में भी कहीं ना कहीं डाले हुए होते हैं उसमें। जगह का इशू नहीं है, जगह बहुत होती है। मोल्स, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत दे रहा है वो। अब इसको जरा समझना, बेरियम कार्बोनेट और HCl रिएक्ट हो रहा है टू प्रोड्यूस बेरियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है एक्सिस बेरियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड विद 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो वॉल्यूम जो है ना, आप स्टोइचियोमेट्री में सिर्फ गैसेस का वॉल्यूम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, वो गैस नहीं है, वो एक्वा सोल्यूशन है। तो अगर आप स्टोइचियोमेट्री में डायरेक्ट वॉल्यूम उठाओगे तो फंस जाओगे। और याद रखना, जहां पे वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दोनों एक साथ दी हुई है ना, तो वहां पे आपको मोल्स निकालना है। जहाँ पे किसी भी एसिड एल्कली या किसी भी और चीज का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन साथ दी हुई है, तो मतलब वहां पे उसके मोल्स निकालने हैं। बेरियम कार्बोनेट दिया हुआ है एक्सेस में, वो आपसे पूछ के आ रहा है कि जब ये रिएक्शन हुआ है, तो बेरियम कार्बोनेट तो एक्सेस में है, कह रहा है कि हमने जब इसको रिएक्ट करवाया है, तो आफ्टर प्योरिफिकेशन द परसेंटेज यील्ड ऑफ बेरियम क्लोराइड वाज 75%। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? परसेंटेज यील्ड होती है एक्चुअल वैल्यू जो कि प्रैक्टिकल करके निकलती है, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू जो कि हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करके अभी निकालेंगे, इनटू 100%। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ बेरियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड, मतलब जो प्रैक्टिकली एक्चुअल वैल्यू आपकी प्रिपेयर हुई है ना बेरियम क्लोराइड की, वो आप परसेंटेज यील्ड के फॉर्मूला से निकालोगे। थ्योरेटिकल वैल्यू कहाँ से आएगी? थ्योरेटिकल वैल्यू स्टोइचियोमेट्री से निकालोगे। थ्योरेटिकल वैल्यू मतलब ऑन पेपर कितना बन रहा है, ऑन पेपर तो 100% ही बनेगा ना, लेकिन जब असल में लैब में खड़े होते हो तो वो 100% नहीं बनता, वो अभी बना हुआ है 75% बेरियम क्लोराइड। देखो जब भी इंसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा होगा तो उसकी आयनिक इक्वेशन तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। उसके अलावा जो है फिर एसिड और एल्कली के जो रिएक्शंस है ना, एसिड और मेटल का जो रिएक्शन है, उसमें सबकी एक एक आयनिक इक्वेशन बना के देख लो, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि एसिड और मेटल जब रिएक्ट होते हैं तो राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन गैस बनती है, वो तो आती आती है, लेफ्ट हैंड साइड पे आयन्स आते हैं। बहरहाल अभी हम आगे बढ़ गए हैं, वो ये क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाएगा अगर उसके डिस्कस किया। अच्छा देखो, बेरियम कार्बोनेट एक्सेस में जो रिएक्टेंट निकालना है क्या है? बेरियम क्लोराइड निकालना है। और बेरियम क्लोराइड का क्या निकालना है? बेरियम क्लोराइड का हम मास निकालेंगे, क्योंकि उसने क्या पूछा है? कैलकुलेट द मास ऑफ बेरियम क्लोराइड। जब बेरियम क्लोराइड का मास निकालना है तो बेरियम क्लोराइड के नीचे मैं किस चीज की हेडिंग डालूंगा? मास, टाइप ऑफ क्वांटिटी क्या मास है, तो बेरियम क्लोराइड के नीचे मास की हेडिंग डालो। इक्वेशन लिख लेना दोबारा नीचे। बेरियम कार्बोनेट एक्सेस में, तो एक्सेस रिएक्टेंट को तो हम यूज करते ही नहीं है ना, उसको तो काट दो। HCl के नीचे किस चीज की हेडिंग डालूं? अब मैंने तुम्हें क्या बोला? HCl की टाइप ऑफ क्वांटिटी, वॉल्यूम तो हम यूज करेंगे नहीं क्योंकि वो गैस नहीं है। और जहां पे वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दोनों दिया हुआ होता है, वहां पे टाइप ऑफ क्वांटिटी जो हम यूज कर रहे होते हैं वो मोल्स यूज कर रहे होते हैं, मतलब HCl के मोल्स निकालेंगे। अब मोल्स कैसे निकालोगे? कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कंसंट्रेशन है इसकी 1.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है 40 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 1000 करके, तो हमारे पास HCl के मोल्स आ जाएंगे, जो कि आ रहे हैं, निकालें किसी ने बताना जरा। 0.06 मोल। ओके, अब देखो दूसरा काम हम क्या करते हैं, HCl के नीचे मोल्स की हेडिंग डाली है ना, तो उसके जो मोल्स लिखे हैं ना इक्वेशन में, वैसे नीचे उतार दो। बेरियम क्लोराइड के जो इक्वेशन में मोल्स लिखे हैं वो 1 है, वो नीचे उतार दो। HCl के मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। इट मींस के 2 मोल HCl से
अच्छा, बेरियम क्लोराइड के मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है? मास में, क्योंकि हेडिंग मास की डाली है। और किसी भी चीज के मोल्स को, किसी भी एटम के मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। लेकिन बेरियम क्लोराइड तो कंपाउंड है ना, तो किसी भी मोल, कंपाउंड के मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ इसका? 208। निकालने की जरूरत नहीं है, तो मोल्स को 208 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 2 मोल ऑफ HCl से 208 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड बन रहा है। तो 0.06 मोल ऑफ HCl से कितना बनेगा? ये निकालो और बताओ कितना आया। 6.24 ग्राम्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स, 0.06 इंटू 208, x would be 0.06 into 208 divided by 2। तो ये एज हम आप बता रहे हो 6.24 ग्राम। तो ये 6.24 ग्राम जो बेरियम क्लोराइड का मास है ना, ये थ्योरेटिकल मास है, मतलब इतना ऑन पेपर बन रहा है, लेकिन जब लैब में खड़े होके बनाने तो इतना नहीं बनता। उसे इसका 75% बना है, तो उसकी जो परसेंटेज यील्ड है वो 75 है। एक्चुअल में कितना बना होगा वो आपको निकालना है। थ्योरेटिकल कितना बन सकता था? 6.24 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये एक्चुअल वैल्यू यहाँ से निकालोगे, वो आपका एक्चुअल बेरियम क्लोराइड या मास ऑफ बेरियम क्लोराइड जो एक्चुअल में बना है वो आपका ये आंसर आएगा। ये क्वेश्चन देखो बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है रिसेंटली, मतलब 2015 से देखो ना, तो इस तरह का क्वेश्चन को दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को समझो, और बाकी पेपर्स में देखोगे ये क्वेश्चन मिल रहा है 3 मार्क्स, तो ये तो ऐसा लगता है कि अभी भी आएगा। सही है, इसका आंसर बता दो क्या आ रहा है एक्चुअल। 75 इंटू 6.24 डिवाइड बाय 100 कर दो, कितना? 4.68 ग्राम्स। यह हमारा फाइनल आंसर हो गया। जी बोलो। सर ये रिपीट करा देंगे एक बार, जरा ना समझ नहीं आया, जल्दी जल्दी से रिपीट करा देंगे। चलो मैं बता देता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बहुत आ रहे हैं। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो एक बार और सुन लो। इस क्वेश्चन में उसने हमें एक रिएक्शन दिया हुआ था, उस रिएक्शन में बेरियम कार्बोनेट HCl के साथ, तुम्हें पता है मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इक्वेशन दी हुई है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पूछ रहा है कि अगर मैं एक्सेस बेरियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ना वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेशन दी हुई है, तो उससे मैंने उसके मोल्स निकाले, जो कि 0.06 मोल्स आ रहे हैं। अच्छा, और वो ये पूछ रहा है कि बेरियम क्लोराइड कितना बनेगा। तो स्टोइचियोमेट्री अगर हम लगाएं, 2 मोल ऑफ HCl से 1 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड बन रहा है। बेरियम क्लोराइड के मास की बात कर रहा है, कह रहा है ना कैलकुलेट द मास ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो मैंने उसके मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट किया? मल्टीप्लाई बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो रेसिपी मेरी क्या बनी कि 2 मोल ऑफ HCl से, क्योंकि HCl के मोल्स को मोल्स में ही रखना है, क्योंकि HCl के मोल्स ही इक्वेशन में मुझे निकालना है, क्योंकि जो डाटा दिया हुआ है ना HCl का, वो मोल्स ही निकलेंगे उससे, क्योंकि HCl का मैं वॉल्यूम यूज नहीं कर सकता। देखो 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज आर यूज्ड इन स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, मोल्स, मास एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम तो सिर्फ गैसेस के लिए यूज होती है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस नहीं है, तो उसका 40 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम मैं यूज नहीं करने वाला आगे। और मैंने क्या बताया, अगर वॉल्यूम और कंसंट्रेशन एक साथ दी हुई है, तो इट मींस कि इसके मोल्स निकालने हैं तुमने हर हाल में। और मोल्स कैसे निकालोगे? कंसंट्रेशन और वॉल्यूम से, इस फॉर्मूला से, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कंसंट्रेशन 1.5 है, वॉल्यूम है 40, डिवाइडेड बाय 1000, तो नंबर ऑफ मोल्स है 0.06 मोल। तो HCl के 2 मोल से अगर 208 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड बन रहा है, तो 0.06 मोल से कितना बनेगा? वो निकला 6.24 ग्राम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये 6.24 ग्राम ऑन पेपर बन रहा है, आइडियली इतना बन सकता है, लेकिन असल में कितना बना है वो ये पूछ रहा है एक्चुअल।
एक्चुअल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल इनटू 100%, जो हमने स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से निकाला है वो थ्योरेटिकल है, which is 6.24 ग्राम। एक्चुअल में कितना बनेगा मुझे नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी परसेंटेज यील्ड दी हुई है उसने 75%, तो मैंने परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लगाया, परसेंटेज यील्ड की 75%, एक्चुअल कितना बनेगा वो मुझे निकालना है, डिवाइड बाय थ्योरेटिकल इनटू 100, तो ये एक्चुअल वैल्यू आई है 4.68 ग्राम। सही है, आगे बढ़े अब। हाँ, एक्सेस रिएक्टेंट कभी भी यूज नहीं करेंगे प्रोडक्ट निकालने के लिए। चलें आगे। एन का क्या मतलब है? अरे ये फॉर्मूला कह रहे हो कंसंट्रेशन का? भाई ये कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एन इज नंबर ऑफ मोल्स जो हमने निकाले हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं कंसंट्रेशन के फॉर्मूला में। नहीं भाई, एक्सेस जब भी लिखा हुआ होगा तो एक्सेस रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट निकालने के लिए यूज नहीं करते हैं। पार्ट सी भाई खुद कर लेना, आंसर बता दो, आगे बढ़ जाते हैं। पार्ट सी का इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स कितने होते हैं? जो छोटा नंबर होता है वो प्रोटॉन होता है 56। न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? मास नंबर 138 माइनस 56, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो वरना अगर कोई चार्ज नहीं होता, बेरियम एटम होता, तो जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते, लेकिन यहाँ पे चार्ज है 2 पॉजिटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, 54। क्वेश्चन 4 अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फर्मेंटेशन है। चलो शुगर, फर्मेंटेशन का क्वेश्चन आया, बड़े टाइम से नहीं आ रहा था। दिस क्वेश्चन इज अबाउट इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ओके, डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन। देखो इथेनॉल बनाने के दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें हम क्या करते हैं, इथीन को रिएक्ट करवाते हैं स्टीम के साथ। जब इथीन को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाओगे तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएगा, एक पे OH लग जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। ये मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, यहाँ पे पूछा हुआ नहीं है ये वाला। इसके लिए आप क्या करते हो, स्टीम लेते हो, मतलब हाई टेम्परेचर लेते हो 350 डिग्री सेल्सियस का, तो वाटर ऑब्वियसली स्टीम बन जाएगा उस टेम्परेचर पे। 65 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लेते हो और कैटलिस्ट लेते हो कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड H2SO4। इसी तरह एक और तरीका है इथेनॉल बनाने का, वो क्या है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में आप क्या करते हो, ग्लूकोज को रिएक्ट करवाते हो ईस्ट के साथ, मतलब ग्लूकोज को आपने, ईस्ट जो होता है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और वो ग्लूकोज को फर्मेंट करवाता है टू फॉर्म इथेनॉल। ठीक है, उसकी इक्वेशन भी याद रखनी है आपने, और उसकी रिएक्शन कंडीशंस भी याद रखनी है। याद है? कंसंट्रेटेड, हाँ सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया, फास्फोरिक एसिड है, दिस इज H3PO4, तो दिस इज कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड, नॉट सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो फर्मेंटेशन वो मैन्युफैक्चर पूछ रहा है कि किस तरह से करना है, लेकिन आप जो है, जब क्योंकि फर्मेंटेशन का क्वेश्चन आ गया है, तो आप फर्मेंटेशन के बारे में सब कुछ याद रख लेना। फर्मेंटेशन में बहुत सारी चीजें जो है ना हम अक्सर भूल जाते हैं कि फर्मेंटेशन कैसे होती है। तो फर्मेंटेशन की मैं इक्वेशन भी लिख देता हूँ, और इसकी रिएक्शन कंडीशंस भी लिख देता हूँ, और किस तरह से वो रिएक्शन होता है। तो फर्मेंटेशन हम करते हैं शुगर्स की विद ईस्ट। शुगर्स आर फर्मेंटेड with yeast to produce ethanol। इक्वेशन इस क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ। अब इक्वेशन क्या है कि C6H12O6 ग्लूकोज एक्वस फॉर्म में लेते हैं पानी में डिसॉल्व करके, और उसमें डाल देंगे ईस्ट।
तो ये क्या बनेगा, इथेनॉल C2H5OH। अब जो इथेनॉल बनेगा वो भी पानी में डिसॉल्व हो जाता है, अल्कोहल भी पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, और साथ में गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद रखना, 2 मोल ऑफ इथेनॉल बनता है और 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। या तो एग्जाम में बैठ के बैलेंस कर लो, लेकिन उसमें टाइम जाया होता है, अगर तो आए लिखने के लिए कभी है, वहां से आती नहीं है, लेकिन क्योंकि सिलेबस में है इसलिए लिखने के लिए कह भी सकता है, ठीक है। और इस रिएक्शन को शुगर्स आर फर्मेंटेड विद ईस्ट टू प्रोड्यूस इथेनॉल। जो टेम्परेचर होता है ना, वो हम कितना रखते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ईस्ट जो है वो एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और एंजाइम जो है दे वर्क बेस्ट एट देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर व्हिच इज 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हमारे पास जो पीएच होता है वो न्यूट्रल रखते हैं, पीएच 7 पे करवाते हैं ये काम, सही है। और साथ में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी एक कंडीशन है। अच्छा, इसमें होता है क्या है कि जो इथेनॉल प्रोड्यूस्ड हुआ है ना, इथेनॉल वो पानी के साथ डिसॉल्व हुआ है, तो हमें तो सिर्फ इथेनॉल चाहिए ना, प्योर इथेनॉल। तो इथेनॉल प्रोड्यूस, उसको हम सेपरेट कैसे करवाते हैं पानी से, प्रोड्यूस इज सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो 3 मार्क्स के लिए ये सारी बातें बहुत हैं। क्या क्या बात है, sugars are fermented with yeast to produce ethanol. Temperature is 37 degree Celsius. pH is neutral, and in the absence of oxygen, ethanol produced is separated by fractional distillation. Similarly, जो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस्ड हो रही है ना इसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस्ड हो रही है उसको हम कैसे निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव, मैं सब लिखवा रहा हूँ, अगर ये ज्यादा मार्क्स का है तो सब लिख देना, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव बाय लाइम वाटर, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं फर्मेंटेशन में। राइट साइड पे क्या कार्बन, समझा नहीं मैं, लेफ्ट हैंड साइड पे C6 है, राइट हैंड साइड पे भी बैलेंस करने के बाद C6 बनना चाहिए ना। सही है सुफियान, गौर से देखो, 6 है, 2 2 4 और 2 1 2, 4 + 2 is 6। आगे कह रहा है इथेनॉल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन टू फॉर्म इथेनोइक एसिड। तो अगर हम इथेनॉल को फर्दर ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो वो इथेनोइक एसिड बन जाता है। कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो इथेनॉल का जो फॉर्मूला है वो है C2H5OH, ऑक्सीजन उसके साथ अगर रिएक्ट कराओगे तो इथेनोइक एसिड बन जाता है, उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब जनरल फॉर्मूला से बनाना है इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला, आप इस जनरल फॉर्मूला से बना सकते हो, CnH2n+1COOH, जिसमें n की जगह पे आप 1 रखोगे क्योंकि एक कार्बन जो है वो COOH में आ गया। और इथेनॉल का जो जनरल, अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1OH, इसमें n की जगह पे आप 2 रखोगे, और साथ में इसके वाटर भी बनता है, तो वाटर लिखना भूल जाते हो अक्सर। और ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, इक्वेशन याद रखनी है, हैंड आउट में दी हुई है। आगे कह रहा है सैंपल ऑफ इथेनॉल इज हीटेड विद इथेनोइक एसिड in the presence of concentrated sulfuric acid। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड in the presence of concentrated sulfuric acid एस्टर बना रहा है। एस्टरिफिकेशन की कंडीशन है, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं एस्टर बनाने के लिए और हीट भी करते हैं साथ में अल्कोहल और एसिड को। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो देखो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH और अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH। तो हमारी क्या बात हुई है कि जब अल्कोहल और एसिड मिलते हैं तो एसिड का H और अल्कोहल का OH मिल के निकल जाएगा, वाटर बना लेगा, और बाकी जो चीज रह जाएगी वो आपस में कंबाइन हो जाएगी टू फॉर्म एस्टर। इस तरह से बताया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, और अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 कार्बन और OH कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने बना दो। आपने फाइनल स्ट्रक्चर बनाना है, ये पूरा प्रोसेस नहीं बनाना है, ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्या हो रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का H और अल्कोहल का OH निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन आपस में ज्वाइन हो जाता है।
तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनना है वो ये बनना है। इस एस्टर का नाम बता दो जल्दी से, क्या होगा? ये बनाना है आपने 1 मार्क के लिए बस। ये जिस अल्कोहल से बना है, अल्कोहल के नाम के साथ YL आ जाता है, इथेनॉल है, और एसिड जो है वो इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड के नाम के साथ OH आ जाता है, तो इसका नाम होता है इथाइल इथेनॉल। पूछा नहीं है यहाँ पे, लेकिन नाम पूछता है अक्सर। लतीफ, अल्कोहल इथेनॉल है ना, तो इथाइल होगा, मिथाइल थोड़ी होगा। अच्छा, इथेनॉल इज यूज्ड एज अ फ्यूल। इथेनॉल की हम कंबशन करवाते हैं। द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ इथेनॉल रिलीजेस 1350 किलोजूल ऑफ एनर्जी। अच्छा, 1 मोल ऑफ इथेनॉल को जब बर्न करेंगे तो इतनी एनर्जी निकलेगी। कह रहा है सैंपल ऑफ इथेनॉल रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू मेक 0.24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। तो कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज। देखो, जब 1 मोल ऑफ इथेनॉल रिएक्ट होता है तो 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एज पर इक्वेशन। देखो, इस बात को जो उसने लिखी हुई है ना कि 1 मोल ऑफ इथेनॉल जब रिएक्ट होता है तो हीट एनर्जी रिलीज होती है 1350 किलो जूल्स की। और साथ में हमें ये भी पता है कि जब 1 मोल ऑफ इथेनॉल रिएक्ट हो रहा है तो 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। मैं कार्बन डाइऑक्साइड को बीच में क्यों लेके आ रहा हूँ? क्योंकि उसने बोला हुआ है कि जब 0.24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना है तब एनर्जी रिलीज बताओ। तो मुझे ये पता है कि जब 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो एनर्जी रिलीज जो होगी वो 1350 किलो जूल्स की होगी एज पर द इक्वेशन। अब 0.24 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड बनी है तो उसके मोल्स कितने होंगे? देखो, 1 मोल की कोई भी गैस होती है उसका वॉल्यूम होता है 24 डेसीमीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, तो उसका वॉल्यूम होगा 24 डेसीमीटर क्यूब। तो 0.24 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड गैस में मोल्स कितने होंगे? तो हम कैसे निकालेंगे? 0.24 डिवाइडेड बाय 24। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मोल्स आ जाएंगे, जो कि आ रहे हैं, कितने मोल्स आ रहे हैं भाई? 0.01। मतलब अगर ये कह रहा है 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से 1350 किलो जूल्स की एनर्जी निकल रही है, तो 0.01 मोल कार्बन डाइऑक्साइड से कितनी एनर्जी निकलेगी? दैट्स इट। तो 1350 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 2। क्या आंसर आ रहा है सब? 6.75 किलो जूल्स। देखो, इस क्वेश्चन को जरा सुन लो। इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा इसने ना घुमाया है, वरना वो अक्सर ये पूछता है कि 1 मोल। देखो, वो ये पूछेगा कि भाई 200 ग्राम इथेनॉल में कितनी एनर्जी निकलेगी। मुझे पता है कि 1 मोल ऑफ इथेनॉल से 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और जब 1 मोल ऑफ इथेनॉल जल रहा है तो 50 जूल्स की एनर्जी निकल रही है। इसी तरह जब 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन जब बर्न होगा, ऑक्सीजन जब रिएक्ट होगा तो इतनी एनर्जी निकलेगी। या 3 मोल ऑफ वाटर जब बनेगा तब भी इतनी एनर्जी निकलेगी। तो इक्वेशन में जिसके साथ मोल्स लिखे हुए ना, ये सब इनके लिए। 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इतनी एनर्जी निकलेगी। तो 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड को मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि उसने मुझे वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है। अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर मैं कहूँ कि 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से एनर्जी निकल रही है 1350 किलो जूल्स की, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 2 इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब। किसी भी गैस के मोल्स को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 24। तो 2 इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड से 1350 किलो जूल की एनर्जी निकल रही है। तो 0.24 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड से कितनी एनर्जी रिलीज होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा।
क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन 5 के बाद सेक्शन, क्वेश्चन 5 और कर लेते हैं, फिर सेक्शन भी कल कर लेंगे। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि सिलिकॉन इज अ नॉन मेटल फाउंड इन ग्रुप 4 ऑफ द प्रोडक्ट। देखो ग्रुप 4 में ना कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो कार्बन जो है ना वो नॉन मेटल कहलाता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम को ना मेटलॉइड कहते हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होती है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज मेटेलिक की होती है। लेकिन वो उसको नॉन मेटल भी कह देता है, कभी कभार नॉन मेटल कह देगा, कभी कभार मेटलॉइड कह देगा। लेकिन टिन और लेड जो होते हैं ना वो मेटल्स होते हैं, उनमें ज्यादा प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं, इसलिए उनको मेटल्स कहते हैं। जान जल्दी लिख लो। देन आगे बढ़े। सही है। अब इसने कहा हुआ है कि सिलिकॉन इज अ नॉन मेटल इन ग्रुप 4 ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। सिलिकॉन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड विद कार्बन। इक्वेशन दी हुई है। What is the maximum mass of silicon that can be made from 300 gram of silicon dioxide? देखो ये जो इक्वेशन है स्टोइचियोमेट्री लगाएगा ये। अब इसने लिमिटिंग और एक्सेस तो नहीं लिखा है, लेकिन उसने तो हमें डायरेक्टली कह दिया है ना, मैक्सिमम मास ऑफ सिलिकॉन बताओ। मास ऑफ सिलिकॉन बताना है, प्रोडक्ट में सिलिकॉन के नीचे मास लिखो, इसका मास बताना है। That can be made from 300 gram of silicon dioxide। सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है SO2, इसका भी मास गिवन है आपको, तो उसके नीचे भी मास लिखना। फिर क्या करोगे, इक्वेशन में जो इनके मोल्स लिखे हुए हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का 1 मोल लिखा है, सिलिकॉन का भी 1 मोल लिखा है, वो मोल्स नीचे उतारो, दोनों के मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालो जल्दी से। सिलिकॉन का क्या होता है, एटॉमिक मास 28 और ऑक्सीजन 2 × 16। कितना आ रहा है ये? सिक्सटी या 41, एक वैल्यू बताओ ना। 60। 1 × 60 ग्राम सिलिकॉन डाइऑक्साइड से सिलिकॉन का मास कितना बनेगा, इसके ये आइटम है तो 1 × एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करोगे 28 ग्राम, तो 300 ग्राम से कितना बनेगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा x × 60, 300 × 28। क्या आंसर आ रहा है, 140 ग्राम। अच्छा, सिलिकॉन एज अ जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सजेस्ट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन। तो जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स के हमेशा हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं भाई, एक प्रॉपर्टी तो फिजिकल ही हो जाती है। अच्छा, सिलिकॉन की जो जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है ना, वो इस तरह से होता है कि बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हुए हुए होते हैं। जर्मेनियम का भी ऐसे ही होता है। जाइंट स्ट्रक्चर्स हमारे पास देखो वैसे तो सिलेबस में 3 है। एक ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट बना हुआ होता है सिर्फ कार्बन का, तो कार्बन के हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं इस तरह के। अभी बनाने के लिए नहीं आता स्ट्रक्चर, बस ये याद रखना होता है कि जाइंट होता है। इस तरह के बहुत सारे हेक्सागोनल रिंग्स ज्वाइन होकर लेयर बनाते हैं, और लेयर जो है वो वैन डर वाल्स फोर्सेस से अट्रैक्ट हुई भी होती है, के बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। तो जाइंट स्ट्रक्चर है, लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स है। इसी तरह डायमंड में बहुत सारे कार्बन बॉन्ड्स आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं। और एक सिलिका है हमारे पास, सिलिका इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। इसमें क्या होता है, सिलिकॉन एटम और ऑक्सीजन एटम आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं बहुत सारे। इसी तरह जर्मेनियम और सिलिकॉन जो ग्रुप 4 के है ना, जैसे कार्बन के ही भाई है ना वो भी,
ग्रुप 4 में ही है। तो सिलिकॉन का भी जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हुए होते हैं। ये बनाने के लिए नहीं आता, बस बता रहा हूँ। जर्मेनियम का भी ऐसे ही होता है सिलिकॉन जैसा। तो जो जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक प्रॉपर्टी तो ये होती है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी देखो, इसमें ना कोई, जैसे ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि एवरी कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। तो हर कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास। लेकिन डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि कार्बन के पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 के 4 बॉन्डिंग पे लगे हुए होते हैं। इसी तरह सिलिकॉन के भी ना चारों के चारों बॉन्ड बने हुए होते हैं, तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग पे लगे हुए होते हैं। ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है। और पानी में डिसॉल्व भी नहीं होता, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट पानी में डिसॉल्व नहीं होते ना, इसी तरह ये भी डिसॉल्व नहीं होता। डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है, दो लिखनी है यहाँ पे, याद रख लेना ये भी। अच्छा, सिलिकॉन सिलेन साइलेन जो है वो SiH4, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह रहा है डॉट डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। तो सिलिकॉन ग्रुप 4 क्या है? जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाएगा। ऐसे सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन अगर आप डॉट से दिखा रहे हो तो उसके आउटर शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ग्रुप 4 का है। और हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस से दिखाया है। ऐसे भी बना सकते हो डॉट एंड क्रॉस, अगर आपको ये वाली बनाने की प्रैक्टिस है तो ऐसे भी बना सकते हो, दोनों एक ही बात है। बस शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन सही से दिखाना है। इसमें सिलिकॉन का अगर डॉट से बना रहे हो तो हाइड्रोजन का क्रॉस से बना दो, जैसे बनाना चाहो बना लो। अब ये जो है ना, ये सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। दिस इज सिंपल मॉलिक्यूलर, नॉट अ जाइंट कोवेलेंट। साइलेन जो है ना SiH4, दिस इज सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर या सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर भी कहते हैं इसको। और जो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, क्लोरीन हो गया, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल और 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेज होती हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, जो कि वीक होती हैं, और उनको ब्रेक करने के लिए बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए सिंपल मॉलिक्यूल्स के लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। सिलिकॉन मेटल ऑन दी अदर एंड जाइंट कोवेलेंट था, वो कह रहा था ना जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि वो रुक नहीं रहा स्ट्रक्चर। सिलिकॉन एटम जुड़े जा रहे हैं उसके साथ, लेकिन ये रुक गया SiH4 पे, ये कंटिन्यू नहीं हो रहे बॉन्ड इसके, यहाँ पे खत्म हो गया ये। तो ये सिंपल कोवेलेंट है, सिंपल मॉलिक्यूलर या सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो वो ये पूछ रहा है यूजिंग आइडियाज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग सजेस्ट व्हाई साइलेन एज अ लो बॉइलिंग पॉइंट। तो जब वो खुद कह देगा लो बॉइलिंग पॉइंट, तो मतलब क्या है कि वो है ही सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर, बात ही खत्म हो जाती है। दिस इज अ सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर। आज वर्कशॉप की क्लास में भी इस पर डिस्कशन हो रहा था ना, तो ये इसके सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर विथ ओनली वीक intermolecular forces between the molecules। और ये क्योंकि वीक फोर्सेस हैं तो उनको ब्रेक करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। सो स्मॉल amount of energy is required to break these forces, hence they have low boiling point। ठीक है, इसने पूछा था कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों लो होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत आते हैं, कभी आयनिक बॉन्डिंग का पूछेगा, कभी जाइंट कोवेलेंट का पूछेगा, कभी मेटल्स का पूछेगा, कभी सिंपल कोवेलेंट का पूछेगा।
अच्छा, siloxane are condensed polymers. The partial structure of siloxane can be represented as shown. What is meant by the term condensation polymerization? जब कंडेंसेशन, दो तरह की पॉलीमराइजेशन है ना, एडिशन और कंडेंसेशन. एडिशन में क्या होता है, मोनोमर्स join together to form a polymer without a release of any other molecule. Condensation polymerization में क्या होता है, monomers join together to form a polymer with a release of another molecule. और वो जो another molecule होता है ना, वो usually वाटर का मॉलिक्यूल होता है. जब इस पॉलीमराइजेशन को कंडेंसेशन कहते हैं. लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही वाटर हो, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे होते हैं ना, वो लेवल की हद तक उसमें वाटर ही निकल रहा होता है. अब देखो, ये जो पॉलीमर बना हुआ है, इसमें रिपीटेड यूनिट अगर आइडेंटिफाई करो तो यहाँ से देखो ये चीज बार बार रिपीट हो रही है ना, ये रिपीट यूनिट है इसका. कह रहे ड्रॉ द रिपीट यूनिट ऑफ साइक्लोजेन. तो रिपीट यूनिट आप क्या बनाओगे, जो शेड करे हुए ना, उनमें से कोई एक बना दो. जो बार बार रिपीट होता हुआ दिखे आपको, वो रिपीट यूनिट होता है. नेक्स्ट इसमें कह रहा है ब्यूटीन फॉर्म्स एन एडिशन पॉलीमर. जो एल्कीन्स होते हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म होता है. आज वीडियो भी भेजी है इसकी एडिशन पॉलीमराइजेशन की. ड्रॉ पार्शियल स्ट्रक्चर फॉर पॉलीब्यूटीन. यू मस्ट शो एटलीस्ट 2 रिपीट यूनिट्स. तो आपने क्या करना है, देखो ये जो बनना हुआ है ना, इसको ऐसे ही बनाना, इसके साथ इसका एक और दोबारा से बनाना, और साथ में ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में से एक एक बॉन्ड खत्म कर दो, और ये जो एडजेसेंट कार्बन है उनको जोड़ दो आपस में. बन गया पॉलीमर. यहाँ से कंटिन्यूटी बॉन्ड शो कर दो. क्लियर? बस आज की क्लास यहाँ तक रखेंगे, कल सेक्शन भी करेंगे इस पेपर का. जा सकते हो अभी आप लोग. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. ब्रैकेट लगाने की, ब्रैकेट तब लगाते हैं जब एक रिपीट यूनिट बनाते हैं. अगर मैं एक रिपीट यूनिट बनाता ना इस तरह से करके, तो फिर मैं ब्रैकेट लगाता हूँ. अब क्योंकि 2 रिपीट यूनिट बना दिए तो कंटिन्यूटी बॉन्ड शो करते हैं, ब्रैकेट नहीं बनाते. अगर एक बनाते तो सिर्फ ब्रैकेट लगा देते. ओके, अल्लाह हाफिज.